हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी की सीरीज़ का ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर, इसके बारे में बताऊंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये दो भाई की स्टोरी है, जसपाल और हरप्रीत की, जो एक पुराने भवन का जो लोग उनको देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुन रहे थे। ठीक है, तो उनको वे सोचने लगे कि लोग जो पुराने खंडर हैं उनसे इतना लगाव क्यों हो रहा है लोगों को और वो इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हड़प्पा की कहानी के बारे में। इसमें हम जो खुदाई में जो दूसरे नगर मिले हैं उसके एक एक नगर के बारे में देखेंगे, जो क्लास 6 के चैप्टर 3 में बताया गया है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर अपलोड किए, आप उन्हें जरूर चेक कीजिएगा। अब हम देखेंगे हड़प्पा की कहानी। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। ठीक है, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। तो इसकी अब इंटेंशनली उन्होंने खुदाई नहीं भी की हो, वो क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको एक पुरास्थल मिला जिनका नाम उन्होंने रखा हड़प्पा। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। ठीक है, और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उनको जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे उनको तब इतना नहीं पता था कि इनके इतने महत्व होते हैं, तो उन्होंने ईंटें लाने की वजह से कि उन ईंटों का वे यूज रेलवे लाइन बिछाने में करेंगे, तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे खंडहर उखाड़ लिए। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब इसमें जो ये वर्ड आ रहे हैं ना, पुरातत्वविद, उपमहाद्वीप, तो इसका मैंने चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, आप उसे जरूर देखिएगा, तब आपको ये वर्ड डायरेक्ट समझ आ जाएंगे। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मतलब इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी दूसरी जगह भी मिलती गई, पर उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, क्योंकि हड़प्पा नगर सबसे पहले मिला था। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। ठीक है, और ये जो शहर है इनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। अब इन नगरों की विशेषता क्या थी, हम इनके विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ये जो नगर थे वो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित थे। ठीक है, जो पश्चिम वाला भाग था, जो पश्चिमी साइड था, वो छोटा था लेकिन ऊंचा बना हुआ था। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन वो नीचे था। ठीक है, और जो ऊंचाई वाला है पश्चिमी हिस्सा, उसे कहते थे नगर दुर्ग, और जो निचला हिस्सा था वो निचला नगर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। और जो दोनों हिस्से थे उनकी 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो भी घर मिले हैं वे पक्की ईंटों के मिले हैं। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज भी उनकी दीवारें खड़ी रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना टाइम पहले उनकी 4 दीवारी बनी है और आज भी वे दीवारें खड़ी हैं। ठीक है, और इनकी चिनाई भी इस तरह की गई थी जैसे वे काफी मजबूत रहें। अब जो आपको मैंने नगर दुर्ग बताया, जो पश्चिमी साइड ऊंचा स्थान था, तो वहां पे भी कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने महान स्नानागार की उसे संज्ञा दी है। और इस तालाब को बनाने के लिए जो लोग थे उन्होंने ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया था। और इनमें जो पानी का रिसाव होता है ना, उसे रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई थी, जिससे पानी का रिसाव न हो, तो कहीं सीपेज की दिक्कत ना आए।
तो आप सोच सकते हैं कि इतना टाइम पहले भी लोगों ने ये दिमाग लगाया था कि पक्की ईंटों से घर बनाने हैं और सीपेज ना हो इसलिए चारकोल की परत लगानी है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितनी, मतलब ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है। और जैसे कि विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर यहाँ पे स्नान करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अभी हमने दो नगर के बारे में पढ़ा, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो आपको क्या करना है कि जो पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो आपको अलग अलग जगह के नाम लिख के उसमें अलग अलग पॉइंट मेंशन करने हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि जब आप फ्यूचर में रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन में इजी रहेगा। अब आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें कुछ नगरों के नाम बताए गए हैं। पहले ये नदियां बताई गई है, झेलम, चिनाब, रावी, ये कालीबंगा, ये तीन नदियां हैं। बाकी हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, सोतकाकोह, ये सारे स्थलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। ये जो नगर हैं वे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, और पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सारे मिली है। अब ये कौन सी चीज कहाँ से मिली है, इसकी पूरी मैं आपको एक लिस्ट भी बनवाऊंगी। पूरी एक टेबल बना के रख दीजिए जिसमें आपको क्या नोट करना रहेगा। सबसे पहले आप एक पुरास्थल का नाम लिखिए, उसके बाद जिसे आपने हड़प्पा मेंशन किया। ठीक है। उसके बाद वो वर्तमान में कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, और वहां पे खुदाई में कौन कौन सी चीजें मिली और उनकी क्या क्या विशेषता है। अब हम देखेंगे कालीबंगा और लोथल के बारे में। इन दोनों नगरों में क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे लोग यज्ञ किया करते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हड़प्पा के नगरों में किस तरीके से चिनाई की गई थी। ये देखिए आप, ये चिनाई का दृश्य है और ये आपको स्नानागार का दृश्य लग रहा है, जैसे इसमें आपको बताया गया था कि उतरने के लिए सीढ़ियां थी। तो इस प्रकार ये स्नानागार का दृश्य जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अब हम देखेंगे भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये इनकी बेसिक विशेषताएं ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से घर थे। एक अलग से स्नानागार भी होता था, यानी बाथरूम होता था, और घर में कुएं भी मिला करते थे। ठीक है। और ढके हुए नाले भी मिले हैं कई नगरों में। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। आप सोचिए कि इतना टाइम पहले भी लोग अपने घर को बनाने के लिए सुविधाएं जिसे उन्हें मिल सके, तो ये कितना अच्छे से वो घर बनाते थे कि नालियां बना रहे हैं तो ढलान बनाए ताकि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। ठीक है। और घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो जाके आगे नालों में मिल जाती थी, ताकि घर में भी ऐसा पानी इकट्ठा न रहे। नाले जो ढक के बनाए जाते थे, तो इसके लिए क्या होता था कि जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिससे उनकी सफाई भी की जा सके। ऐसा ना हो कि चलो बना के रख दिया, देखभाल सफाई का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसा भी नहीं था। सारा निर्माण जो था वो योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाता था। ठीक है। अब हम देखेंगे नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी और यहाँ जो नगर की खास इमारतें बनाने में लोग बाग जुटे रहते थे। ठीक है। ये यहाँ के शासक थे जो ये सारे इनको प्लानिंग करके देते थे। ठीक है। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। मतलब
जो कीमती चीज है वे अपने पास रखते थे, और धातु बहुमूल्य पत्थर जो ये सी बहुमूल्य चीजें थी उन्हें मंगवाया भी करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि जो चीज जैसे मोहर मिली है तो हमें पता चला है कि लिपिक ने मोहर पर लिखा, पर हो सकता है कहीं और भी लिखा होगा, वो हमें ना मिला हो। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे, और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ साथ में ही लाते थे दूसरे देशों की किस्से और कहानियां। जैसे दूसरी जगह गए, वस्तुएं तो ले आए पर वहां की स्टोरी कहानियां भी वो अपने साथ में ले आते थे। और मिट्टी से बने खिलौने भी होते थे जो अपने बच्चों के लिए वो लाते थे। अब ये जो है ये वाला फोटो ये मोहनजोदड़ो का है। सड़क और उसका ढका हुआ नाला दर्शा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा जो फोटो है यह एक कुआं है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है सामने कुआं खुला हुआ है। अब हम देखेंगे ये हड़प्पा की एक मोहर है, जो आपको बताया ना मैंने कि मोहर मिली हुई है। और उसके बाद में ये खिलौने हैं जो पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। अब हम देखेंगे नगर और नए शिल्प। जो पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो कौन सी धातु से क्या बनाया जाता था वो भी इसमें लिखा हुआ है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी इससे पहले जो मैंने आपसे बात कही थी कि आप नगर, उसकी लोकेशन कौन सी नदी पर स्थित है, और उनकी क्या क्या विशेषताएं और खुदाई से क्या प्राप्त हुआ था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इससे एग्जाम में बहुत प्रश्न या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम ये साइड में एक फोटो दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। ये पत्थर के बाट है, ठीक है। अब आप देखिए कितना सिस्टमेटिक इस बाट को बनाया गया है। ये बनाया गया है चर्ड पत्थर से। और ये जैसे क्या कि बहुमूल्य पत्थर या धातु होती थी ना, उन्हें तोलने के लिए इन्हें बनाया गया है। अब हम ये देखेंगे, ये जो फोटो है, ये जो सेंटर में लेफ्ट वाला है, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। देखिए आप किसे ने काट कर और तराश कर बनाया गया है, और इनके बीच में छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देखिए आप आपके सामने फोटो दिया गया है। और ये एक फलक है जो धारदार फलक है, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन्हें जो आयताकार मोहर थी उन पर सामान्यतः क्या होता था, जानवरों के चित्र मिलते हैं। मैंने मोहर का फोटो आपको पहले ऊपर बता दिया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो आपको मिट्टी के बर्तन भी इससे पहले वाले चैप्टर में बता दिया। अब ये जो मूर्ति दिख रही है आपको व्यक्ति की, ये पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, और उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनते हुए दिखाया गया। ये देखिए वस्त्र पहना है, उस पर कढ़ाई की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो आपको ये सारी इसमें कुछ समझाने जैसा इतना नहीं है, आपको बस इसको नोट डाउन करके याद कर लेना है। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है, ठीक है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, जैसे पत्थर को तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ठीक है। अब आपको एक फोटो दिखाने के लिए जो 28 का जो मैंने आपको बताया था
कि मूर्ति का जो चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो अब आप देखिए इसमें ये दाढ़ी भी इसकी दिखाई गई है कि कितना अच्छी तरीके से दाढ़ी को भी दर्शाया गया है। अब हर व्यक्ति जो था वो विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, ठीक है। हमें ये भी पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते थे कि महिलाएं करती थी कि ओनली महिलाएं करती थी। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब हम देखेंगे कि फेयंस क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक होते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः क्या होते हैं, नीले या हल्के समुद्री हरे, ठीक है। अब फेयन से क्या क्या बनाया जाता है, मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन। तो आपको ये वैसे इतना ध्यान नहीं रखना है, पर इसमें दिया गया है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम देखेंगे कच्चे माल। कच्चा माल किसे कहते हैं, उन पदार्थों को जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क, ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, तो ये कच्चे माल है। इनसे फिर क्या होती है, आगे कई तरह की चीजें बनाई जाती है। अब जैसे कि किसान कच्चा माल के रूप में कपास तैयार करता है, तो कपास हो गया एक कच्चा माल। उसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी बिजनेस तब भी हुआ करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब भी हुआ करता था। अब जैसे बताया गया है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबे का आयात कहाँ करते थे, जो आज का राजस्थान है वहां से। और पश्चिमी एशियाई देश जो है ओमान, जिसका नाम आपने आज भी सुना होगा, वहां से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टिन थी, उसका आयात जो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान है वहां से किया जाता था। आपको ये भी नोट कर देना है कि कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्ट की जाती थी, ये भी एग्जाम में कभी कभी मैच करने वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, ठीक है। ये एक खिलौना है हल, जो बच्चों को खेलने के लिए है। और जो नगरों में रहने वाले लोग हैं उनके भोजन में क्या होता था कि लोग नगर में भी रहते थे और गांव में भी रहते थे, तो वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो शहर में रहते थे उनमें किसान और चरवाहे नहीं आते थे, वे गांव में रहते थे और वो शहर में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे, उन्हें सामान देते थे, ठीक है। अब पौधों के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के तो हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनते थे। जो हल के आकार के खिलौने मिले हैं हड़प्पा से, बाकी जो जोतने वाले हल थे वो नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। ये ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है कि पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे, यानी वो पशुपालन का भी काम करते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था, क्योंकि अब जहाँ पे पानी होगा वहीं से इनकी जरूरतें पूरी होगी।
वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये उनकी दिनचर्या की, वो कैसे रहा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। अब हम देखेंगे कि गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नामक एक नगर बसा था। मैंने जैसे आपको कहा था कि आपको पूरी एक टेबल बनानी है, तो आपको स्टेट, जगह, नदी, विशेषताएं वो सब इसमें लिखनी है। धोलावीरा में क्या था, साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो दूसरे नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे, नगर दुर्ग और निचला नगर। लेकिन जो धोलावीरा है वो एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे उसे 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जैसे कोई कार्यक्रम हो तो एक हॉल टाइप भी था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, जबकि इसमें पत्थरों में खुदा पाया गया था और ये लकड़ी में जड़ा हुआ था। ठीक है, आपको इसकी जो विशेषताएं हैं वो इंपॉर्टेंट करके नोट करनी है। अब गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी, जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, जिसे मुहरबंदी अभी भी होती है ना, सील जिसे बोलते हैं, वो भी मिले हैं। अब आपके सामने एक फोटो दिया है, ये लोथल का एक बंदरगाह है। यहाँ बड़ा तालाब जो है, लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। बंदरगाह जिसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डॉकयार्ड था। और यहाँ पर एक इमारत भी मिली है और यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। अब हम देखेंगे मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी। अब आप अभी जैसे सील या मोहर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वैसे ही पहले किया जाता था कि सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। कि थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। और ये जो मोहर की जो छाप जो लगाते थे उसे मोहरबंदी कहते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सभ्यता का अंत कैसा हुआ। अब तक ये चैप्टर मैंने थोड़ा स्पीड में कवर किया क्योंकि इसमें इतना कुछ समझाने जैसा नहीं है। आपको बस टेबल बना के और टेबल याद करनी है। बाकी जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। अब हम देखेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि ये जैसे कि नगर उजड़े तो इनका रीजन क्या होगा। जैसे अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। पर ये सब हुआ क्यों, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जो वैज्ञानिक है वो कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ तो नदियाँ सूख गई होगी, कोई बोल रहा है जंगलों का विनाश हो गया। तो इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती होगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त गए होंगे और कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई होगी। लेकिन इन सब कारणों से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। सब जगह तो सेम जैसी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ गई होगी अचानक से, क्योंकि
बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये सारी अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो अब जैसे नए नगरों का विकास कैसे हुआ वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको इस चैप्टर में टेबल बनानी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक नील नदी का दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें वैसे इतना कुछ समझाने जैसा है नहीं, आपके सामने दिया गया है, आप उसे पढ़ लीजिए और इसके भी नोट्स बना दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज ये सीरीज़ ऐसी ही चलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।